संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला संतूर यात्रा की चौथी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। हमारे सभी श्रोताओं को एक बार फिर से शिव कुमार शर्मा का नमस्कार। आइए संतूर यात्रा पे आगे चलें। शततंत्री वीणा से संतूर, सूफियाना मौसीकी से भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर का आना। पिछले एपिसोड में हमने यहाँ बात छोड़ी थी कि जब मैंने संतूर बजाना शुरू किया तो सबसे पहली बात जो मुझे महसूस हुई, अब मुझे इस साज को बजाना है तो इसकी ध्वनि, उसकी टोनल क्वालिटी को बदलना होगा। उसमें अपनी कोशिश मैंने की और उसका बदलाव के बाद कैसा रूप हुआ वो आपको थोड़ा सा सुनवाया था। अब उसके आगे चलते हैं। मैंने आपसे जिक्र किया था कि हमारे संगीत में 3 सप्तक का इस्तेमाल होता है और उसमें ज़्यादातर गायक और वादक लोग उतनी रेंज में गाना बजाना करते हैं। वो आपको सुनाया संतूर पे उसको कैसे बजाते हैं। अब थोड़ी सी आपको और बातें बताऊंगा कि ये काम आसान नहीं था। जब मैंने बजाना शुरू किया तो मैं पहले गाने और तबले की तालीम ले रहा था, तो उससे मुझे एक फ़ायदा हुआ कि मुझे स्वर और लय का एक थोड़ा बहुत ज्ञान हो चुका था। मेरी बेस बन चुकी थी स्वर और लय की, राग और ताल की। तो मुझे इसको सीखने में अक्सर जितना वक्त लगना चाहिए उससे थोड़ा कम वक्त में मैं इसको पिकअप करने लगा। और मैंने रेडियो से, जम्मू रेडियो से, श्रीनगर रेडियो से प्रोग्राम्स में बजाना शुरू किया। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय स्तर पर इसका जो आना हुआ वो मुंबई में हुआ 1955 में। मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं मुंबई के हरिदास संगीत सम्मेलन में पहली मर्तबा बजाने के लिए आया। और वो ऐसा समय था जब पहली मर्तबा संतूर को लोगों ने सामने देखा, संतूर का नाम सुना और संतूर को एक शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में पहली मर्तबा सुना। तो 2 तरह के लोगों के रिएक्शन थे। पहला तो ये था कि आम सुनने वालों के लिए ये एक नई चीज़ थी, उनके लिए उसमें एक आकर्षण था कि नए प्रकार का वाद्य है, ये कैसा वाद्य है, कैसे बजता है। और दूसरे जो लोग थे जैसे कि संगीतकार, म्यूज़िक क्रिटिक्स या और जो संगीत से ज़्यादा ज्ञान रखने वाले लोग, उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये वाद्य जो है अपूर्ण है, इसमें कुछ बातें नहीं हैं। और बात भी सही थी। जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका इस्तेमाल ही एक दूसरे प्रकार के संगीत में होता रहा और उन्होंने इसको वैसे ही रखा था जैसी उनकी ज़रूरतें थी। अब इसकी ज़रूरतें बदल गई तो लोगों को ये महसूस होना सही भी था कि इसमें कुछ कमियां हैं। तो मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था कि संभवतः इसको कैसे किया जाएगा। अक्सर क्या होता है कि एक युवा कलाकार जब स्टेज पे आता है तो उसको साबित क्या करना होता है कि वो किस दर्जे का कलाकार है, उसका गाना बजाना कैसा है। मेरे लिए बिल्कुल दूसरी ही एक दिशा में मुझे मोड़ दिया गया कि ये वाद्य ही इस काबिल नहीं है कि इसको शास्त्रीय संगीत में बजाया जाए। तो उससे मैंने ये सोचा कि अब इसको छोड़ना तो नहीं है, इसमें क्या करना चाहिए, कैसे इसको एक अपने प्रकार का अलग वाद्य बनाया जाए। तो इस पर मैंने और काम करना शुरू किया अपने पिताजी की देखरेख में। और बाद में मैं 1960 में मुंबई में आ गया वापस। तो यहाँ भी वो मेरा रिसर्च वर्क चलता रहा। तो जैसा मैं आपसे बता रहा था कि इसमें पहले जो ट्यूनिंग का सिस्टम था वो अलग था, उसको मैंने तब्दील किया। कैसे तब्दील किया? हमारे सप्तक में मैंने आपसे बताया था कि 7 स्वर होते हैं और 2 स्वर अचल होते हैं, सा और पा, रे, गा, मा, धा, नी। इनके दूसरे प्रकार भी होते हैं जिनको हम कोमल स्वर बोलते हैं।
तो वो संतूर में उस तरीके से मिलाने का तरीका नहीं था। मैंने इसके तारों का तरीका बदल दिया। जैसे अभी आप सुनिए, पहले मैं आपको इसका शुद्ध स्वर का सप्तक सुनाऊंगा। कश्मीरी संतूर में यही था कि आपको 7 स्वर मिलेंगे, चाहे शुद्ध स्वर मिला लीजिए, चाहे कोमल मिला लीजिए, लेकिन आपको कोई ऐसा राग बजाना है जैसे कि मान लीजिए बेहाग है जिसमें 2 मध्यम लगते हैं, तो वो नहीं मिलता था। आपको खमाज बजाना है तो वो नहीं मिलता था। आपको यमन कल्याण बजाना है तो नहीं मिलता था, या आपको राग माला बजानी है, मिश्र राग बजाना है तो वो नहीं मिलता था। तो इसके सिस्टम को मैंने, ट्यूनिंग के सिस्टम को बदला। उसका एक उदाहरण अभी, जिसको हम क्रोमैटिक स्केल बोलते हैं, वो मैंने कैसे बदला और वो कैसे सुनाई देता है, इसको आप जरा एक नमूना उसका देखिए। पहले मैं आपको शुद्ध स्वर सुनाऊंगा। अभी हमारे 10 थाट होते हैं जिसमें सारे 12 स्वरों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी एकदम से शुद्ध स्वरों को आपने सुना। अभी आप कोमल स्वरों को सुनिएगा। अब ये भैरवी हो गया, ये बिल्कुल शुद्ध स्वर थे। अभी साथ में अगर सुने आप, तो 12 स्वर का इस्तेमाल इसमें होने लगा। अभी मान लीजिए पहले हम एक ऐसा राग बजा रहे हैं जिसमें सारे शुद्ध स्वर लगते हैं, जैसे कि बिलावल है। अब इसके बाद इसका बिल्कुल रिवर्स, इसके दूसरे तरह के स्वर, जैसे मान लीजिए तोड़ी है। तो ये स्वर उसमें पहले नहीं मिलते थे। कश्मीरी संगीत में इतनी शायद ज़रूरत नहीं थी, तो उस प्रकार से ही उसको रखा गया था। मैंने सोचा कि अभी इसको रागदारी में बजाना है, तो मुझे ये सिस्टम जब तक नहीं होगा तो तब तक मैं सब रागों को नहीं बजा पाऊंगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या की कि क्रोमैटिक स्केल में तो मैं इसको मिलाता रहा, लेकिन जो ख़ास लोगों को ऐतराज़ था संतूर के बारे में, वो ये था कि इसमें कट नोट्स बजते हैं। और अगर आपने गौर किया होगा, अभी तक मैंने कट नोट्स ही आपको सुनाए हैं। हमारे कट नोट्स क्या होते हैं कि आपने सुर को बजाया, लेकिन उसका बजा और स्वर खत्म हो गया। हमारा संगीत जो है उसमें स्वर के ऊपर टिका जाता है, स्वर के ऊपर ठहरा जाता है। एक स्वर को आप बजाते हैं और एक स्वर से आप दूसरे स्वर पे जाते हैं, 5वें स्वर पे जाते हैं राग के अनुसार, तो स्वर का जो तांता होता है वो टूटना नहीं चाहिए। इसको हमारे भाषा में, संगीत की भाषा में मींड बोलते हैं, जो बहुत अभिन्न अंग है हमारे संगीत का। इसके बगैर टूटा फूटा लगता है संगीत। अब जैसे देखिए, अब ऐसे कोई गवैया नहीं गाता त प म ग रे क प म ग। सुनने में बहुत आप हंसेंगे मैं क्या कर रहा हूं। तो ऐसे संतूर बजता था जिस रूप में मैंने इसको लिया, और लोगों को जो इस पर ऐतराज था वो सही था, मैं भी इसको मानता था। अब मैंने सोचना ये शुरू किया इसको कैसे बदला जाए। अभी तरीका ये है कि हर साज वही राग को बजाता है, हर कलाकार अलग अलग साज जो कलाकार बजाते हैं, राग वही होते हैं, लेकिन उनकी तकनीक अलग होती है। अपने अपने, जो सारंगी में साज में गज का इस्तेमाल होता है, तो सितार में गज का इस्तेमाल नहीं होता, मिज़राब का होता है, लेकिन वो अपने अपने तरीके से उस बात को कहते हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि उस साज को आप अपने तरीके से कहें। तो मैंने इस पर सोच विचार शुरू किया कि अब क्या किया जाए। लोग मुझे कहते थे कि ये काम नहीं होगा। कई बहुत जो बुजुर्ग कलाकार थे वो मुझे ये भी मशवरा देते थे कि बेटा देखो, तुम ये साज बजाना छोड़ दो, इस साज में ये बात नहीं होगी, और तुम अभी भी वक्त है, सितार या सरोद ले लो, तुम्हारा बहुत जल्दी नाम हो जाएगा। और मुझे बहुत अजीब लगता था कि एक तरफ तो ये
कहा जा रहा है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है, आम लोग ऐसा बोल रहे हैं। जो लोग इसको समझते हैं वो कहते हैं ये नहीं हो सकता, और जो लोग मेरे से प्यार करते हैं वो मुझे ये मशवरा दे रहे हैं कि इसको छोड़ ही दो। तो मेरे सामने एक बड़ी अजीब विचित्र सिचुएशन थी कि मैं क्या करूं। और मैं अपने पिताजी के पास जब जो जाता था तो कहते थे तुमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है और इसको तुमको करते ही रहना है। तो मैंने इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए कि इसमें, जिसको मैंने जिक्र किया आपसे, कि मींड का काम कैसे हो सकता है। तो पहले तो मैंने कोशिश की कि जैसे बट्टा बीन होती है कि एक तरफ से आप उसको एक पेपर वेट जैसी कोई ग्लास कांच की चीज़ को लेकर के घुमाते हैं और दूसरी तरफ से उसको बजाते हैं, उस तरह की तरीके से मींड का काम किया जाए, या कुछ और तरीके उसके सोचे जाएं। मैं इसको घर में बैठ करके रिकॉर्ड करता था, सुनता था। तो इसकी कोशिशों में मैं रहा कई बरसों तक, और ये काम कुछ 2-4 महीनों में या 1-2 बरस में नहीं हुआ। इसकी बहुत मुझे गहरी रिसर्च करनी पड़ी, इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ा। तो आज हम इस बात को यहाँ तक छोड़ेंगे। अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूँगा कि इसको मैंने किस तरीके से आगे संतूर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। आज जो कोमल और तीव्र स्वरों का जो क्रोमैटिक स्केल का सिस्टम था, यहीं तक बात को रखते हैं। मींड का काम संतूर के हिसाब से कैसे और किस तरीके से होना शुरू किया, इसका जिक्र मैं आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगा। संतूर यात्रा, सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।